गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत हिंदी फर्स्ट के पाठ 10 के फाहियान की भारत यात्रा इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, भारत प्राचीन काल से ही वैश्विक यात्रियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। बाहर से यात्री आते थे और यहाँ की चकाचौंध से बहुत ही प्रभावित होते थे। हमारा भारतवर्ष बहुत ही विशाल है और इसमें विभिन्न प्रकार की सभ्यता और संस्कृतियों का संगम है। गुप्त वंश के समय भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री फाहियान के यात्रा वृत्तांत के विषय में इस पाठ में वर्णन किया गया है और बताया गया है कि उसने हमारे भारत में आकर यहाँ से किन किन चीज़ों को ग्रहण किया। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, फाहियान की भारत यात्रा इस को लिखने वाले पहले लेखक के विषय में हम जान लें कि इस पाठ को, इस लेख को लिखा है किसने। तो इस पाठ को लिखने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 15 मई 1864 को रायबरेली में हुआ था। कुमार संभव, महाभारत, स्वाधीनता, रघुवंश आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका निधन 29 दिसंबर 1938 में हुआ था। बच्चों, हमारे हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत ही बड़ा योगदान है। उन्होंने हमारे हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ऐसे लेखक के द्वारा लिखी गई रचना फाहियान की भारत यात्रा हम आज इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपका पाठ है फाहियान की भारत यात्रा। सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से भारत विश्व का अनुपम और गौरवशाली देश रहा है। प्राचीन काल से ही जगत गुरु के रूप में भारत ने विश्व को ज्ञान बांटकर मनुष्य की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। भारतीय आकर्षण से खींचे चले आने वाले विदेशी यात्रियों ने भारत की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन यात्रियों के मुख से भारत का गौरव गान सुनकर हर भारतवासी स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। हमारे भारतवर्ष में, जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि हमारा जो भारतवर्ष है वह बहुत ही विशाल है और इसके कण कण में सभ्यता और संस्कृति समाई हुई है। और यहाँ पर आने वाले यात्री यहाँ के रहन सहन, सभ्यता और संस्कृति से इतने प्रभावित होते थे कि यहाँ आने के बाद वह हमारे भारतवर्ष का गुणगान करते रहते थे और यह बातें सुनकर हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है। तो पहले मैं आपको पाठ का सारांश बता दूं, फिर आगे हम पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, मध्य चीन का निवासी फाहियान सन 400 ईस्वी में अपने साथियों के साथ भारत की यात्रा पर निकला। उसकी यात्रा का उद्देश्य बौद्ध तीर्थ स्थानों के दर्शन और बौद्ध धर्म की पुस्तकों का
संग्रह करना था। उस काल में चीन से भारत आने के दो मार्ग थे, एक स्थल मार्ग, दूसरा समुद्री मार्ग। स्थल मार्ग का रास्ता खोतान नगर से होकर भारतीय सीमा पर पहुंचता था। खोतान पहुंचने के लिए लाप का जंगल पार करना पड़ता था। इस जंगल में पानी की कमी तथा गर्मी के कारण फाहियान और उसके साथियों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। मार्ग के कष्टों को झेलकर फाहियान 2 महीने में खोतान पहुंच गया। वहाँ लोगों ने उसकी बड़ी आवभगत की। उस काल में खोतान हरा भरा और संपन्न बौद्ध राज्य था। खोतान से चलकर फाहियान काबुल होते हुए सिंधु नदी पार कर मथुरा पहुंचा। मथुरा से चलकर फाहियान ने कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, राजगृह, गया, काशी आदि विभिन्न स्थानों की यात्रा की। भगवान बुद्ध की जन्मभूमि कपिलवस्तु को फाहियान ने बुरी दशा में पाया। वैशाली नगर में बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करने के लिए दूसरा सम्मेलन हुआ। इस स्थान की दशा अच्छी थी। पाटलिपुत्र के सामने पाटलिपुत्र के पुराने राजमहल और दूसरे महीने के 8वें दिन होने वाले बौद्ध उत्सव का भी फाहियान ने वर्णन किया है। फाहियान ने गया में बौद्ध वृक्ष तथा बौद्धों के अन्य धार्मिक स्थानों के दर्शन किए। उसके उपरांत वह काशी, ताम्रलिप्ति आदि स्थानों का भ्रमण कर जहाज द्वारा सिंघल द्वीप गया। लंका में उसने बहुत सी धार्मिक पुस्तकें इकट्ठी कर लीं। लंका में 2 वर्ष तक रहने के उपरांत उसे अपने देश की याद आने लगी। समुद्री मार्ग से ही वह अपने देश को चल पड़ा। भारत यात्रा करके फाहियान ने स्वयं को धन्य समझा। उससे आज भी प्रत्येक भारतवासी का मस्तक गौरव से ऊंचा हो उठता है। तो बच्चों, यह था पाठ का सारांश। आइए अब हम लोग पाठ को पढ़ते हैं। चीनी यात्रियों ने भारत भ्रमण करके जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, उनसे प्राचीन भारत के इतिहास की बहुत सी बातें मालूम होती हैं। पहला चीनी यात्री फाहियान था। वह मध्य चीन का रहने वाला था। सन 400 ईस्वी में वह अपने देश से भारत की यात्रा करने निकला। उसकी यात्रा का उद्देश्य बौद्ध तीर्थ स्थानों का दर्शन और बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करना। बच्चों, संग्रह का अर्थ होता है जमा करना, एकत्र करना या किसी जैसे पुस्तकों का संकलन करना, बौद्ध धर्म की बहुत सारी चीज़ों का संकलन करना। तो जो चीनी यात्री फाहियान था, वह जब भारत की यात्रा पर निकला तो उसका उद्देश्य था कि भारत में जो भी बौद्ध तीर्थ स्थान हैं उनका दर्शन करें और वहाँ से बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करें। क्योंकि फाहियान को लगा कि जो हमारा विनय पिटक है वह अधूरा है, और इसलिए उसने बौद्ध धर्म के पुस्तकों का संग्रह करना शुरू किया। उस काल में भारतवर्ष से चीन आने जाने के लिए 2 रास्ते थे। जब फाहियान भारत आ रहा था तो उस समय भारत से चीन आने जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक रास्ता था खोतान नगर से होकर भारतीय सीमा पर पहुंचने का,
और दूसरा था लंका के टापुओं से होकर। ये दो रास्ते भारतवर्ष से चीन आने जाने के थे। पहले रास्ते से भारत और चीन में व्यापार होता था। जो पहला रास्ता था खोतान नगर से होकर भारतीय सीमा पर पहुंचने का, उस रास्ते से भारत और चीन में व्यापार का कार्य किया जाता था। पहला स्थल मार्ग था और दूसरा जल मार्ग। पहला जो रास्ता था वह स्थल मार्ग का था और दूसरा जल मार्ग का था। समुद्र में तूफान बहुत आते थे, इस कारण जल मार्ग बड़ा भयावह हो गया था। बच्चों, भयावह का अर्थ होता है भयानक। फाहियान बड़ा वीर और निर्भय यात्री था। निर्भय का अर्थ होता है निडर या भयहीन। तो जो फाहियान था वह वीर और निडर था। वह चीन से भारत में खोतान के मार्ग से होकर आया था और लंका तथा जावा के मार्ग से होकर अपने देश को लौटा। फाहियान के साथ और भी यात्री थे। खोतान पहुंचने के लिए लाप का जंगल पार करना पड़ता था। इस जंगल में फाहियान और उसके साथियों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। कोसों पानी का नाम तक न था। सूर्य अपने प्रचंड ताप से तप रहा था। प्रचंड का अर्थ होता है अति उग्र या भीषण। जैसे सूर्य अपने अति तीव्र ताप से तप रहा था। प्यास और गर्मी के मारे यात्रियों के कंठ सूखने लगे। कहीं कहीं रास्ता भूल जाने से उन्हें और भी अधिक कष्ट उठाने पड़े। वन में मार्ग भूलते भटकते तथा अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए वे सब लाप झील के किनारे जा पहुँचे। उस समय प्रायः सभी यात्रियों की बुरी दशा थी। कितने ही यात्री घबरा गए। उन्होंने अब आगे बढ़ने का विचार छोड़ दिया, परंतु फाहियान बड़े धैर्य से भारत यात्रा पूरी करने के अपने विचार पर अटल रहा। बच्चों, जो फाहियान यात्री था वह बहुत ही वीर और निडर था और उसके साथ जो उसके साथी थे, जब उन्हें रास्ते में कष्टों का सामना करना पड़ा तो एक कुछ देर के लिए वो घबराकर और आगे बढ़ने का विचार उन्होंने त्याग दिया कि अब इससे आगे हम नहीं जा सकते। लेकिन फाहियान ने धैर्य के साथ भारत की यात्रा करने का जो विचार अपने मन में बनाया था उस पर वह अटल रहा कि मुझे आगे बढ़ना है। वह मार्ग के कष्टों को झेलकर अपने कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ता गया। फाहियान 2 महीने में खोतान पहुंच गया। वहाँ लोगों ने उसकी बड़ी आवभगत की। उस काल में खोतान हरा भरा और संपन्न बौद्ध राज्य था। आज तो यह राज्य उजाड़ हो गया है, परंतु प्राचीन महलों, स्तूपों, बागों और विहारों के खंडहरों के रूप में उस राज्य की समृद्धि के चिन्ह आज भी पाए जाते हैं। खोतान से चलकर फाहियान काबुल पहुंचा। काबुल से वह खात, गंधार और तक्षशिला पेशावर आया। उसने वहाँ बहुत ऊंचा और सुंदर बौद्ध स्तूप देखा। आगे चलकर उसने सिंधु नदी पार की और मथुरा पहुँच गया। मथुरा का वर्णन करते हुए उसने लिखा, मथुरा में यमुना के दोनों किनारों पर 20 संघाराम हैं। उनमें लगभग 3000 साधु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार है। बच्चों, आवभगत का अर्थ होता है सत्कार करना। कोई आपके घर अतिथि आता है तो आप उसकी आवभगत करते हैं, उसका सत्कार करते हैं। उजाड़ का अर्थ होता है ध्वस्त।
या वीरान। संघाराम बौद्धों के मठ होते थे, बौद्ध विहार होते थे, उन्हें संघाराम कहते थे। तो जब फाहियान और उसके साथी थक गए, उसके बाद भी उसने अपना विचार अटल रखा, तो वह अपने कुछ साथियों को लेकर आगे की ओर चलते हुए खोतान पहुंचा। और उस समय जो खोतान था वह बहुत ही संपन्न बौद्ध राज था, और वहाँ से वह फिर गांधार, तक्षशिला और पेशावर पहुंचा। वहाँ पे उसने बहुत सारे बौद्ध स्तूपों का अध्ययन किया, देखा, और वहाँ के मठों में भी जाकर वहाँ के लोगों से मिला, वहाँ जो साधु निवास करते थे। और इस प्रकार उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए उससे संबंधित सामग्री को इकट्ठा किया। आगे चलकर फाहियान लिखता है, राजपूताने के राजा बौद्ध हैं। दक्षिण की ओर जो देश है वह मध्य प्रदेश कहलाता है। इस देश की जलवायु न बहुत गर्म है न बहुत ठंडी, बर्फ या कोहरे की अधिकता नहीं है, प्रजा सुखी है, लोगों को कर अधिक नहीं देना पड़ता, शासक लोग अत्याचार नहीं करते, किसानों को अपनी उपज का एक निश्चित भाग राजा को देना पड़ता है, लोग इच्छानुसार जहाँ चाहें घूम फिर सकने के लिए स्वतंत्र हैं, अपराधी को उसके अपराध के अनुसार ही भारी या हल्का दंड दिया जाता है, देश भर में जीव हत्या नहीं होती, बाजारों में कसाई खाने और मांस बेचने की दुकानें नहीं हैं। बुद्ध भगवान के समय से इस देश के राजा महाराजा तथा अमीर लोगों में दान से विहार निर्माण करने की प्रथा चली है। वे लोग भूमि आदि का दानपत्र लिख देते हैं, जिसकी आय से विहारों का काम चलता रहता है। विहारों में आने वाले साधु संतों को मुफ्त भोजन मिलता है। फाहियान ने जो भ्रमण किया उसके आधार पर उसने लिखा कि जो राजपूताने के राजा हैं वो बौद्ध हैं, और वे जो मध्य प्रदेश की जलवायु है न बहुत गर्म है न बहुत ठंडी है, वहाँ की जो प्रजा है वह सुखी है, और जो शासक है वह शासक वर्ग किसी पे अत्याचार नहीं करता है, और जो लगान या कर लगाता है वह भी सोच समझ कर लगाता है। दंड देने का कार्य भी अपराधी के अपराध के अनुसार होता है। और इस प्रकार जो वहाँ के अमीर लोग हैं, जो राजा महाराजा हैं, वह बुद्ध भगवान के नाम पर विहार निर्माण, जो विहारों का काम होता है, जो मठ होते हैं, वहाँ पे वो अपनी कभी भूमि दान कर देते हैं, अपना धन दान कर देते हैं, और इस प्रकार वो उन विहारों में जो उन मठ में जो साधु रहते हैं उनका भोजन और रहने का कार्य चलता रहता है। मथुरा से चलकर फाहियान ने कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, राजगृह, गया, काशी आदि विभिन्न स्थानों की यात्रा की। फाहियान जब मथुरा से आगे चला तो उसने इन विभिन्न स्थानों की यात्रा की, जिनमें कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, राजगृह, गया, ये सारे केंद्र जो आपके बौद्धों से संबंधित हैं। भगवान बुद्ध की जन्मभूमि कपिलवस्तु को फाहियान ने बुरी दशा में पाया। जो भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है कपिलवस्तु, उसे फाहियान ने अच्छी दशा में नहीं पाया। जो नगर था वह उजाड़ था। कुशीनगर, जहाँ बुद्ध ने यह लीला समाप्त की, बुरी दशा में था। यह लीला इस लोक का जीवन। वैशाली नगर में बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करने के लिए
बौद्धों का दूसरा सम्मेलन हुआ। इस स्थान की दशा अच्छी थी। जो वैशाली नगर था, वहाँ पर जो बौद्धों का दूसरा सम्मेलन हुआ था, बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करने के लिए, वहाँ की दशा फाहियान को अच्छी लगी। पाटलिपुत्र अर्थात पटना का वर्णन करते हुए फाहियान ने लिखा है, पाटलिपुत्र का पुराना राजमहल बड़ा अद्भुत है। उसके निर्माण में बड़े बड़े पत्थरों से काम लिया गया है। मनुष्य के हाथों से वह न बना होगा। उसमें लगभग 600-700 साधु रहते हैं। दूसरे महीने के 8वें दिन यहाँ एक उत्सव होता है। बच्चों, उत्सव अर्थात त्यौहार। उस अवसर पर 4 पहियों का एक रथ बनाया जाता है। रथ पर 5 खंडों का बना हुआ एक मंदिर रखा जाता है। मंदिर बहुत सजा हुआ रहता है। उसमें भगवान बुद्ध की एक मूर्ति स्थापित की जाती है। इसी प्रकार से 30 रथ तैयार किए जाते हैं। यह उत्सव बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। धनी लोगों ने नगर में असहाय रोगियों की चिकित्सा के लिए औषधालय खोल रखे हैं। जो वहाँ का धनी वर्ग है, वह असहाय का अर्थ होता है जिसका कोई साथी ना हो, जो एकदम निरुपाय हो। ऐसे रोगियों की चिकित्सा के लिए धनी वर्ग ने औषधालय की व्यवस्था की है। फाहियान ने गया में बौद्ध वृक्ष तथा बौद्धों के अन्य धार्मिक स्थानों का दर्शन किया। उसके उपरांत वह काशी, ताम्रलिप्ति आदि स्थानों का भ्रमण कर जहाज द्वारा सिंहल द्वीप गया। फाहियान लंका में 2 वर्ष तक रहा। भारत की तरह वहाँ भी उसने बौद्ध धर्म का बड़ा उत्कर्ष देखा। उत्कर्ष का अर्थ होता है उन्नति या समृद्धि। तो लंका में भी उसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार दिखाई दिया। भारत की तरह वहाँ भी उसने बौद्ध धर्म की बहुत सी पुस्तकें और मूर्तियाँ इकट्ठी कर ली थीं। उन्हें वह अपने साथ चीन ले गया। स्वदेश छोड़े फाहियान को बहुत समय हो गया था, इसलिए उसे अपने देश का स्मरण होने लगा। अंत में उसने एक जहाज से यात्रा की। वह अनेक कठिनाइयाँ उठाता हुआ अपने देश को चल पड़ा और 8 दिन की लंबी यात्रा के उपरांत दक्षिणी चीन में समुद्री तट पर सकुशल पहुँच गया। भारत यात्रा करके फाहियान ने स्वयं को धन्य समझा। उससे आज भी प्रत्येक भारतवासी का मस्तक गौरव से ऊंचा हो उठता है। तो बच्चों, फाहियान जो चीनी यात्री था, वह हमारे भारत देश की यात्रा पर निकला था और हमारे भारत देश की यात्रा करते हुए उसे काफ़ी प्रसन्नता मिली और यहाँ से उसने बहुत सारे बौद्ध धर्म ग्रंथों और बौद्धों से संबंधित मूर्तियों को इकट्ठा किया, यहाँ की जानकारी ली और उसके बाद अंततः उसे अपने देश की याद आने लगी और वह अपने देश को लौट गया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो यह पाठ हमें पर्यटन या यात्रा के विषय में सिखाता है। और बच्चों, जिस प्रकार से हमारे जीवन में सभी चीज़ों का महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार से पर्यटन और शिक्षा भी, पर्यटन और यात्रा भी हमारे शिक्षा का ही एक अंग है। यह पाठ हमें यह सिखाता है कि हमें अलग अलग स्थानों की यात्रा करके वहाँ की भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक स्थितियों की जानकारी हमें प्राप्त करनी चाहिए। जिस प्रकार से फाहियान हमारे भारत में आकर बौद्धों से संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी करके ले गया, उसी प्रकार से हमें भी भ्रमण के द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को प्राप्त करना
चाहिए। जिस प्रकार से हम पढ़ने के माध्यम से और देखने के माध्यम से विभिन्न जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं, उसी प्रकार से पर्यटन भी हमारे शिक्षा का एक अंग है। आइए हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। संग्रह, जमा करना, एकत्र करना या संकलन करना। निर्भय, निडर, भयहीन, अवभगत, सत्कार, संघाराम, मठ या बौद्ध विहार, उत्सव, त्योहार, मंगल कार्य या जलसा, उत्कर्ष, उन्नति, समृद्धि, भयावह, भयानक, प्रचंड, अति उग्र या अति तीव्र या भयंकर, भीषण, उजाड़, ध्वस्त या वीरान या जनशून्य जहाँ कोई ना हो, यह लीला इस लोक का जीवन, असहाय, निरुपाय जिसका कोई साथी ना हो, तट, किनारा। बच्चों, आपके अभ्यास प्रश्न में मौखिक में दिया गया है कि दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ आपके कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं। बच्चों, मैं इसका उच्चारण कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ इसको उच्चरित करने का प्रयास करेंगे। वृत्तांत, निर्भय, प्रचंड, अवभगत, समृद्धि, तक्षशिला, इह लीला, औषधालय। दूसरा आपका है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फाहियान किस मार्ग से होकर भारत आया? फाहियान खोतान के मार्ग से होकर भारत आया। फाहियान किस मार्ग से होकर अपने देश चीन वापस लौटा? लंका तथा जावा। फाहियान मथुरा कैसे पहुंचा? फाहियान सिंधु नदी को पार कर मथुरा पहुंचा। भारत यात्रा के उपरांत फाहियान ने स्वयं को क्या समझा? भारत यात्रा के उपरांत फाहियान ने स्वयं को धन्य समझा। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। भारत से चीन जाने के लिए कितने रास्ते थे? 2। पाटलिपुत्र के पुराने राजमहल में कौन रहते थे? साधु। अब यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। जलमार्ग कैसा था? समुद्र में तूफान आने के कारण जलमार्ग बड़ा भयावह था। फाहियान के व्यक्तित्व में कौन से गुण थे? फाहियान बड़ा वीर और निर्भीक व्यक्तित्व का स्वामी था। फाहियान के आगमन के समय राजपूताने के राजा किस धर्म का पालन करते थे? फाहियान के आगमन के समय राजपूताने के राजा बौद्ध धर्म का पालन किया करते थे। लघु उत्तरीय प्रश्न, फाहियान कब भारत की यात्रा पर निकला? फाहियान सन 400 ईस्वी में अपने देश से भारत की यात्रा पर निकला। खोतान कैसा राज्य था? खोतान तत्कालीन समय में खोतान हरा भरा और संपन्न बौद्ध राज्य था। लंका में फाहियान कितने समय तक रहा? लंका में फाहियान 2 वर्ष तक रहा। भारत और लंका से फाहियान अपने साथ क्या ले गया? भारत और लंका से फाहियान बौद्ध धर्म की बहुत सी धार्मिक पुस्तकें और मूर्तियाँ इकट्ठी करके ले गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके जो आपका कार्य दिया गया है उसमें लिखा गया है, उसको पढ़ेंगे और लिखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। यह भी आपके उत्तर पुस्तिका में लिखने की सामग्री के साथ दिया गया है। और आगे देखिए भाषा ज्ञान। काला कुत्ता भौंक रहा है, चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, गिलास में कुछ दूध है, 6 केले खरीद लो,
तो रेखांकित पदों का व्याकरणिक परिचय लिखिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं काला, थोड़ी, कुछ, छह। इन शब्दों पे आपके ये शब्द रेखांकित किए गए हैं। तो काला आपका क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। थोड़ी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। छह संख्यावाचक विशेषण। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। प्राचीन महलों अर्धविराम, स्तूपों अर्धविराम, बागों और बिहारों के खंडहरों के रूप में उस राज्य की समृद्धि के चिन्ह आज भी पाए जाते हैं, पूर्ण विराम। बिहारों में रहने वाले साधु संतों के बीच में योजक चिन्ह को मुक्त भोजन मिलता है, पूर्ण विराम। राजपूताने का राजा बौद्ध है, पूर्ण विराम। दक्षिण की ओर जो देश है अर्धविराम, वह मध्य प्रदेश कहलाता है, पूर्ण विराम। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उत्कर्ष, अपकर्ष, स्वतंत्र, परतंत्र, संपन्न, विपन्न, सुंदर, कुरूप, ऊंचा, नीचा, गर्म, ठंडा, सुखी, दुखी, निश्चित, अनिश्चित। अब आपके कुछ अनेकार्थी शब्द पूछे गए हैं। दिए गए अनेकार्थक शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। घर, मकान, गृहस्थी, तप, तपस्या, ताप, कक्ष, कमरा, श्रेणी, दक्षिण, दाहिना या दक्षिण दिशा, गुण, हुनर या धनुष की डोरी। कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। भारत और चीन में व्यापार होता था। वह लंका तथा जावा के मार्ग से होकर अपने देश को लौटा। कितने ही यात्री घबरा गए। फाहियान लंका में 2 वर्षों तक रहा। अंत में उसने एक जहाज से यात्रा की। पाठ में से छांटकर 3-3 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा शब्दों को लिखिए। यहाँ पे आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा लिखी गई है। उसके नीचे आप शब्दों को छांटकर लिखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा फाहियान, चीन, मथुरा। जातिवाचक संज्ञा देश, प्रजा, राजा। भाववाचक संज्ञा कष्ट, धैर्य, उत्कर्ष। तो बच्चों, आपका पाठ संपन्न हुआ। धन्यवाद।